गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम आज बीए पार्ट थर्ड ईयर में जो अपना पाश्चात्य राजनीतिक विचारक चल रहे हैं उनमें दूसरे विचारक प्लेटो के बाद में अरस्तु का अध्ययन कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि अरस्तु ने किस किस प्रकार के विचार हैं वो अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दिए थे। उसमें सबसे पहले अपन ने राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया था और आगे बढ़ते हुए आज हम उनके दास प्रथा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मैं उनके जीवन परिचय में बता रहा था कि अरस्तु यथार्थवादी विचारक थे। अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता थे और उनका जो दृष्टिकोण है चिंतन में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही था। लेकिन जब उनके हम दास प्रथा संबंधी विचारों का अध्ययन करते हैं तो फिर उनके विचार यहाँ रूढ़िगत होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात ये भी समझनी होगी हमें कि तात्कालिक यूनान में दास प्रथा व्यवस्था थी और अरस्तु ने उस यथार्थवादी दास प्रथा को समझते हुए ही अपने दास प्रथा संबंधी विचारों को उन्होंने दिया था। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि स्वयं अरस्तु भी कई जो दास हैं उनके स्वामी थे और स्वामी होने के नाते वो उन दासों से श्रम भी लेते थे। ऐसा भी कहा गया उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स ग्रंथ में कि जो दास होता है वो प्रकृति से ही कुछ इस स्थिति में जन्म लेता है कि अगर वो अपने स्वामी के अधीन रहता है तो निश्चित रूप से वो दास अपने स्वामी के अधीन रहकर अपने जीवन को सही तरीके से जी सकता है। अपितु ये एक स्वाभाविक व्यवस्था है और ये जो प्रकृति है उसी में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो एक से समान अवस्था में उत्कृष्ट होते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निकृष्ट होते हैं। और हमेशा ये होता ही है कि जो उत्कृष्ट होता है वो निकृष्ट को अपने अधीन करके चले और जब वो निकृष्ट उत्कृष्ट के अधीन रहता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उस उत्कृष्ट के अधीन रहकर अपना जो जीवन है उसको सही तरीके से जी पाता है। तो इस वजह से जो स्वभाव होता है उस स्वभाव में ही ऐसा होता है कि कुछ तो लोग होते हैं वो एक समान स्थिति में अच्छे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक समान स्थिति में अपना जो मानसिक विकास है उसको नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं कि अरस्तु ने संपत्ति के दो प्रकार बताए हैं। एक तो होती है सजीव संपत्ति और दूसरी होती है निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति में अरस्तु बताते हैं कि हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, अन्य पशु होते हैं, दास होते हैं। अर्थात ये जो दास हैं इनको अरस्तु ने सजीव संपत्ति में माना है। और दूसरी जो संपत्ति है वो होती है निर्जीव संपत्ति। इस निर्जीव संपत्ति में खेत, मकान और अन्य अचल संपत्ति, धातु मुद्राएं, स्वर्ण आदि हो सकते हैं। तो यहाँ अरस्तु का ये कहना कि सबसे पहले जो व्यक्ति है उसको निर्जीव संपत्ति है उसका उपयोग करना चाहिए और फिर उसके बाद में उन्हें सजीव संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। और ये जो निर्जीव संपत्ति है उसके प्रारंभ को जब हम करते हैं और सजीव संपत्ति के अंत को करते हैं तो फिर दास होता है वो उस सजीव संपत्ति का एक भाग होता है। तो यहाँ अरस्तु ने माना है कि जो दास होता है वो भी स्वामी की अपनी संपत्ति होता है और उस संपत्ति पर स्वामी का पूरा अधिकार होता है। तो दूसरी ओर यहाँ अरस्तु ने अपने दास प्रथा संबंधी जो विचार है उनके आधार को प्रकट करते हुए जो अपना विचार है उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। इन तीन बिंदुओं के आधार पर अपन देखेंगे कि दास प्रथा क्यों आवश्यक है और दास प्रथा क्यों उचित है। सबसे पहली बात आती है इसमें कि दास प्रथा स्वाभाविक व्यवस्था है। यहाँ अरस्तु का ये कहना कि जो मानव का स्वभाव होता है उस स्वभाव में ही उत्कृष्टता और निकृष्टता की बात आती है। एक समान परिस्थिति में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो शासन करने के लिए उत्पन्न होते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शासित होने के लिए उत्पन्न होते हैं। तो फिर ये स्वाभाविक व्यवस्था ही होती है
कि जो शासन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं वो शासन करे, और जो शासित होने के लिए उत्पन्न हुए हैं वो उन शासकों के शासित ही रहें। अर्थात इस स्थिति में जो उत्कृष्ट होता है वो निकृष्ट पर हमेशा शासन करता ही है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समान परिस्थितियों में कुशल होते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समान परिस्थितियों में अकुशल होते हैं। अर्थात अकुशल पर कुशल का शासन होना ही चाहिए, और ये जो व्यक्ति होता है उसके स्वभाव में होता है। इसको मैं आपको उनके जो विचार हैं उनमें पहले भी बता रहा था कि जो राज्य उसकी उत्पत्ति भी ऐसे ही होती है कि एक और तो दास होता है, दूसरी ओर स्वामी होता है, एक और स्त्री होता है, दूसरी ओर पुरुष होता है। और ये स्वभाव होता है कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आते ही हैं। तो स्वामी और दास है उनका स्वभाव भी ऐसा ही होता है कि उनको एक दूसरे की आवश्यकता होती है। दूसरा जो बिंदु आता है इसमें वो आता है दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। इसमें अरस्तु ये कहता है कि जो दास प्रथा होती है वो स्वामी और दास जो दोनों पक्ष हैं उनके लिए लाभकारी हो जाती है। यहाँ वो ये कहते हैं कि जो स्वामी होता है वो तो शासन कार्यों को करता है, और ये जो दास होते हैं ये उन शासन कार्यों में सहयोग प्रदान करते हुए उन स्वामियों का साथ देते हैं। होता क्या है कि स्वामी जब शासन करते हैं तो उन्हें अन्य कामों के लिए वक्त नहीं मिलता, यानी कि अवकाश नहीं मिलता, और फिर ऐसी स्थिति में जो अन्य कार्य होते हैं अगर उनको दास कर ले तो फिर वो स्वामियों का सहयोग पूरी तरीके से हो जाता है। जैसे खेत में काम करना, अन्य प्रकार के जो पशु हैं उनसे संबंधित कार्यों को करना। तो जो दास होते हैं वो खेत में काम कर लेते हैं, स्वामियों के पशुओं की देखभाल कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्वामी होते हैं वो तो अच्छा शासन कर पाते हैं क्योंकि उनको शासन ही करना है, और दास होते हैं वो उनके खेत में काम करके और पशुओं का ध्यान रख के, और वो स्वामी है उनका सहयोग प्रदान कर देते हैं। उसी प्रकार से जो स्वामी होते हैं वो अच्छा शासन करके और ये दासों के ऊपर शासन करते हैं तो अच्छे शासन को कर पाते हैं। ये दोनों स्थिति है वो दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हो जाती है। फिर यहाँ अरस्तु ने एक उदाहरण और दिया है कि होता क्या है कि जैसे एक पशु होता है और वो पशु ना समझ होता है, उसमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो ये जो पशु होता है अगर ये किसी इंसान के पास में रहे तो इंसान के पास में रहते हुए पशु भी काफ़ी हद तक समझदार हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो दास है जो बुद्धि से कमज़ोर है, ये अगर स्वामी के अधीन रहेगा तो निश्चित रूप से ये उस स्वामी के व्यवहार को समझकर एक मानवता के स्तर पर पहुंच सकता है। तो यहाँ पे एक तो ये जो स्वामी है उनका सहयोग प्रदान दास कर देते हैं, और दूसरा स्वामी के अधीन रहकर ये कुछ जान सकते हैं, अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। तो दूसरी ओर स्वामी भी अच्छा शासन कर सकते हैं और वो जो दास हैं उनका विकास भी कर सकते हैं। ये दोनों ही बातें ऐसी होती हैं जिनसे दास प्रथा दोनों पक्षों को लाभकारी हो जाती है। तीसरी जो उन्होंने आधार बताया इसका वो है नैतिक दृष्टि से भी ये आवश्यक है। अरस्तु का ये कहना था कि स्वामी तो गुणी होते हैं और दास जो होते हैं वो गुणहीन होते हैं। अब होना क्या चाहिए कि हमेशा ये स्वामियों को दासों के प्रति स्नेह रखना चाहिए, दयालुता का भाव रखना चाहिए। यही नैतिकता है, अर्थात उनका शोषण नहीं करे, उन पर अत्याचार नहीं करे, और दयालुता का भाव है वो इनके प्रति रखे और किसी भी प्रकार से इनको स्नेह प्रदान करे। तो यहाँ ये नैतिक दृष्टि से उचित है। तो बदले में क्या करना चाहिए कि दासों को भी अपने स्वामियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये भी नैतिक दृष्टि से उचित है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने दास प्रथा के ये 3 आधार बताए हैं कि इस वजह से दास प्रथा है वो आवश्यक है और दास प्रथा उचित है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अरस्तु ने दासता के 2 प्रकार बताए हैं। एक तो होती है स्वाभाविक दासता और दूसरी होती है वैधानिक दासता। अरस्तु का ये कहना कि स्वाभाविक दासता वो होती है कि जो व्यक्ति प्रकृति से ही मंदबुद्धि होता है, अकुशल होता है, अयोग्य होता है। जो व्यक्ति प्रकृति से ही यानी कि जन्म जाति मंदबुद्धि होता है, अकुशल होता है, अयोग्य होता है, वो स्वाभाविक दास होता है।
और दूसरा उन्होंने बताया कि वैधानिक दासता, या जिसको उन्होंने कानूनी दासता भी कहा है, वैधानिक दासता को। यहाँ अरस्तु ये कहते हैं कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है और युद्धों में एक पक्ष पराजित हो जाता है तो उसके सैनिक हैं वो बंदी बना लिए जाते हैं। तो ऐसे बंदी सैनिक होते हैं उन्हें वैधानिक दास कहा जाता है या कानूनी दास कहा जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी अरस्तु ने कि यूनानी सैनिक या यूनानी लोग कभी भी दास नहीं बनाए जा सकते। अर्थात जो यूनान के लोग हैं उनको अरस्तु इस विश्व के प्रजाति में सर्वश्रेष्ठ मानता था और इसी वजह से ये कहता था कि यूनान के लोगों को कभी भी दास नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अरस्तु ने जो दास प्रथा है उसमें एक मानवीय व्यवस्था भी की है, और जो मानवीय व्यवस्था है उसमें सबसे पहली बात ये कही है कि अरस्तु क्रूर दास प्रथा का समर्थक नहीं है, अपितु जो ऐसी दासता होती है जिसमें कोई शोषण अत्याचार होता है उसका वो बिल्कुल समर्थन नहीं करता, और कहता है कि स्वामी का ये कर्तव्य है कि दासों की भौतिक और शारीरिक आवश्यकताओं की उसे पूर्ति करनी चाहिए। दूसरा जो उन्होंने कहा इसमें जो मानवीय व्यवस्था में वो कहा है कि किसी भी स्वामी को अपने अधीन जो दासों की संख्या है उसे आवश्यकता अनुसार सीमित रखनी चाहिए, यानी कि एक स्वामी को अथाह मात्रा में दास नहीं रखने चाहिए, बहुत कम संख्या में आवश्यकता अनुसार ही उसे दास रखना चाहिए। तीसरी जो बात उन्होंने बताई है इसमें वो कही है कि हर संभव जो दास हैं उन्हें अपने सामने स्वतंत्रता का मार्ग रखना चाहिए। अर्थात स्वामी का भी ये दायित्व है कि अगर एक दास उस स्वामी के अधीन रहकर और अपनी बुद्धि का विकास कर लेता है तो फिर उस स्वामी को उस दास को स्वतंत्र कर देना चाहिए। चौथी वाली जो बात इस मानवीय पक्ष में उन्होंने कही है कि दास वंशानुगत नहीं है, अर्थात वंश परंपरा का इसमें समर्थन वो नहीं करता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि दास का वंश का कोई व्यक्ति होता है वो दास ही बने, स्वामी के वंश का व्यक्ति होता है वो स्वामी बने। अगर मान लो कोई दास किसी स्वामी के अधीन रह रहा है और उनके किसी प्रकार की कोई संतान हो जाती है और वो प्रकृति से ही जन्म जाती मंदबुद्धि नहीं है, अर्थात उसमें बुद्धि है, तो फिर वो दास नहीं बन सकता। अर्थात वंशानुगत दासता का यहाँ पर अरस्तु ने किसी भी प्रकार का कोई समर्थन नहीं किया है। अरस्तु के जो दास प्रथा संबंधी विचार हैं उसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं और उन आलोचनाओं में हम देखते हैं सबसे पहले ये कहा है कि अरस्तु कहते हैं कि कुछ लोग तो शासक बनने के लिए पैदा होते हैं और बहुत लोग हैं वो शासित बनने के लिए पैदा होते हैं, और ये प्रकृति से इस प्रकार की असमानता देखने को मिलती है। तो यहाँ आलोचकों ने ये कहा है कि आज के औद्योगिक युग में हम ये कहें कि जो इंडस्ट्री होती है उसमें एक व्यक्ति होता है वो तो स्वामी होता है और बहुत सारे लोग उसमें काम करने वाले होते हैं, फिर उनको ये माना जाए कि वो दास होते हैं। काम करने वाले भी बुद्धिजीवी होते हैं, उनमें भी बहुत ज्ञान होता है, और फिर मान लो उनको हम दास समझ लें तो फिर ये आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो उचित नहीं है। अतः ये कहना गलत है कि प्रकृति से ही कुछ तो शासक होते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो शासित होते हैं। दूसरी जो आलोचना है वो कही है कि दासता प्राकृतिक नहीं है, अर्थात अरस्तु ने तो ये माना है कि प्रकृति से इस प्रकार की असमानता होती है और एक समान व्यवस्था में कुछ व्यक्ति तो उत्कृष्ट होते हैं और कुछ व्यक्ति निकृष्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा है कि कई बार एक समान परिस्थिति होती है उसमें भी बहुत सारे कुशाग्र बुद्धि के लोग होते हैं और वो आवश्यकतावश कहीं न कहीं किसी प्रकार का कार्य करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दास ही कहलाएगा, अपितु दासता प्राकृतिक नहीं होती। आगे व्यक्ति है वो अगर किसी प्रकार का कोई काम करे या किसी के अधीन रहकर काम करे तो उसे दासता की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए, ये भी गलत है।
तीसरी जो बात आती है, यहाँ पर अरस्तु ने ये भी कहा है कि जो दास होता है उसमें शारीरिक शक्ति तो होती है, मानसिक शक्ति नहीं होती है। और दूसरी ओर वो ये भी कहते थे कि जब वो स्वामियों के अधीन रहेगा तो अपनी मानसिक शक्ति का विकास कर पाएगा। जब उसमें मानसिक शक्ति होती ही नहीं है तो आगे चलकर कैसे उसमें मानसिक शक्ति आ जाती है। तो यहाँ पर भी उनके विचारों में जो प्रतिरोध है वो दिखाई देता है कि यानी कि जब स्वामी में बुद्धि होती है और जो दास बुद्धिहीन होते हैं तो फिर वो बुद्धिहीन ही समझा जाना चाहिए, फिर उसमें कैसे बुद्धि आगे आ जाती है। इस चीज़ को स्वयं अरस्तु ने भी माना है। तो यहाँ उनके विचारों में विरोधाभास दिखाई देता है। उनको ये भी मानना चाहिए था कि दास में मानसिक शक्ति भी होती है। चौथी वाली जो आलोचना आती है वो है कि जो शासित व्यक्ति होता है वो बुद्धि शून्य होता है, आज्ञा का जो पालन करता है वो दास होता है। ऐसा नहीं है कि जब मान लो कोई शासित व्यक्ति है और वो किसी स्वामी के आज्ञा का पालन कर रहा है तो जब उसमें दिमाग है तभी तो आज्ञा का पालन कर पाएगा। अगर उसमें दिमाग नहीं होगा तो कैसे वो आज्ञा का पालन कर पाएगा। तो फिर यहाँ ये कह दिया कि जो आज्ञा का पालन करते हैं वो दास ही होते हैं, गुलाम ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपितु ये तो एक व्यवस्था है कि एक व्यवस्था में सब लोग हैं वो अपनी भूमिका का संपादन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आज्ञा देने वाले हैं वो तो शासक ही होते हैं, आज्ञा का पालन करने वाले हैं वो शासित ही होते हैं। हम वर्तमान संदर्भ में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में रह रहे हैं तो हमारे जो शासक हैं वो हमको आज्ञा देते हैं और ये कहते हैं कि आप कानून बनाते हैं कि इस प्रकार के कानूनों का, इस प्रकार के आदेशों का आपको पालन करना है। तो इसका मतलब है कि हम दास हो गए, हम गुलाम हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अपितु आज्ञा पालन करने वाले हमेशा दास नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो आलोचना की गई है वो है कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसकी कुछ अनुभूति होती है, कुछ उसकी इच्छाएं होती हैं, कुछ उसकी भावनाएं होती हैं। और वो जो दास होता है वो अपनी इच्छाओं को, अपनी अनुभूतियों को, अपनी भावनाओं को स्वामी में विलय नहीं कर सकता। यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहता है। अर्थात एक दास है वो किसी व्यक्ति के अधीन शारीरिक समर्पण कर सकता है लेकिन वो मानसिक समर्पण अपना नहीं कर सकता। अर्थात मानसिक रूप से तो स्वतंत्र रहना ही चाहता है। छठी बात जो इस आलोचना में आई है वो ये आई है कि अरस्तु ने ये तो कह दिया कि स्वामी भी होते हैं, दास भी होते हैं, लेकिन स्वामी कौन है, दास कौन है, स्वामियों के तो क्या तत्व होते हैं, क्या गुण होते हैं, और दासों के क्या तत्व होते हैं, क्या गुण होते हैं, इसका निर्णय कौन करेगा। अरस्तु ने तो कह दिया कि प्रकृति से इस प्रकार की असमानता होती है, लेकिन प्रकृति से जो असमानता होती है इसको बताएगा कौन कि ये तो स्वामी है और ये दास है। और फिर ये कह दिया कि योग्य का अयोग्य पर शासन होना ही चाहिए। तो योग्य तो कौन है और अयोग्य कौन है, इस चीज़ को उन्होंने कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया या इसका निर्धारण नहीं किया कि योग्य कौन होता है, अयोग्य कौन होता है। सातवीं वाली जो आलोचना आती है वो आती है कि जब कोई व्यक्ति प्रकृति से ही दास है तो फिर मानवीय व्यवस्था में अरस्तु ये कहता है कि आगे चलकर उसको स्वतंत्रता मिल सकती है, वो स्वतंत्र हो सकता है। अरे जब वो प्रकृति से ही दास है तो फिर उसको स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है। अर्थात तो वो तो आगे भी अपने जो जीते जी है वो दास ही बनेगा, उसको वहाँ मुक्ति तो मिल ही नहीं सकती किसी भी रूप में, जबकि वो मुक्ति करने की भी बात कहता है। तो ये जो विचार है इसमें भी पूरी तरीके से विरोधाभास दिखाई देता है। आठवीं वाली जो आलोचना है इसमें कहा गया है कि अरस्तु दासता का समर्थन करता है और आज जो वर्तमान युग में हम लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, समानता और स्वतंत्रता, ये समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों की दास प्रथा संबंधी विचारों में अवहेलना हो जाती है। आज सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है, जबकि अरस्तु कहते हैं कि नहीं, कुछ तो स्वामी होते हैं, कुछ दास होते हैं, समान नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ कि सभी व्यक्तियों को वर्तमान में स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ ये कहते हैं कि स्वामी को तो स्वतंत्रता का अधिकार है लेकिन दासों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक शासनों के इन मूल्यों
को जो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, ये भी अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों में कहीं नहीं टिक पाते, इस वजह से प्रासंगिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है 9वें नंबर पे, वो है कि अरस्तु ने जो दासों का जीवन है वो पशु तुल्य मान लिया। एक उन्होंने उदाहरण भी दिया था यहाँ पर कि अगर मान लो पशु किसी इंसान के पास में रहे या उसके परिवार में रहे तो वो इंसानी गुणों को सीख सकता है। इसी प्रकार से जो दास होता है वो मान लो अपने स्वामी के पास में रहे तो स्वामी के पास में रहते रहते उसका भी जो भौतिक विकास है वो हो सकता है। नहीं, ऐसा यहाँ आलोचकों ने ये कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी कि पशु और इंसान इन दोनों में अंतर होता है। तो पशुओं के उदाहरण इंसानों पे सटीक बैठाना ये अपने आप में अनुचित है। और वर्तमान संदर्भ में आज हम मान लो ये कहें कि इंसानों का तोल मोल होना चाहिए, तो कोई भी सभ्य समाज है वो इंसानों के तोल मोल को स्वीकार नहीं कर सकता। या ऐसी बात आती है कि हमें इंसानों को खरीदना है और खरीद कर उन्हें अपने अधीन दास बनाना है, तो इस चीज़ को कोई भी सभ्य समाज वर्तमान में स्वीकार नहीं करता। तो उपरोक्त प्रकार की जो आलोचनाएं हैं उन आलोचनाओं में इस चीज़ को खारिज कर दिया है कि अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार हैं वो रूढ़िगत हैं और इनका वर्तमान संदर्भ में कोई औचित्य नहीं है। तो दूसरी ओर जो अरस्तु है वो स्वयं इस बात को कहते हैं कि तात्कालिक यूनान में दास प्रथा व्यवस्था मौजूद थी और स्वयं अरस्तु भी कई दासों के स्वामी थे और ये यथार्थी था कि इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ देखने को मिलती थी। आप आगे देखते रहिएगा, अपन कक्षा में आगे भी अरस्तु के विचारों को पढ़ेंगे, जानेंगे। धन्यवाद।